पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेस पर ज़्यादा रिलाय कर रही है। रेमिटेंसेस अब तकरीबन 9.3% GDP के बराबर हो चुकी हैं। माली साल 2025 में ये तकरीबन 38 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। गुज़िश्ता 2 बरस में रेमिटेंसेस में तकरीबन 40% का इजाफा हुआ है, जिसने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को खासा सहारा दिया और ट्रेड डेफिसिट का भी तकरीबन 50 से 60% हिस्सा कवर किया। अब इसी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का तासुर पैदा हो रहा है। लेकिन रेमिटेंसेस और FDI का किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ है। रेमिटेंसेस का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा घरेलू अखराजात पर खर्च होता है। खुराक के साथ रिहाइश और तालीम के साथ रोज़मर्रा ज़रूरियात पर पैसा खर्च होता है और इस खर्च का बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड अशिया पर भी जाता है। यूँ इंपोर्ट में 6 से 8% तक इजाफा हो जाता है। इससे वक्ती इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बढ़ती है मगर इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में कोई इजाफा नहीं होता। इस कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी के मुकाबले में अगर बराह रास्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी FDI मुल्क में आए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इजाफा होता है। मुल्क में इस वक्त FDI की सूरत हाल देखी जाए तो वो सिर्फ 0.6% GDP के बराबर है। माली साल 2025 में FDI तकरीबन 2.46 बिलियन डॉलर रही, मगर माली साल 2026 के इब्तदाई महीनों में इसमें 41% की कमी सामने आई है। मुल्क में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट परसेंटेज सिर्फ 14% GDP के बराबर है, जो खित्ते के दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत ही कम है। FDI होती है या आती है तो मुल्क में फैक्ट्रीज लगाती है, जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, रोज़गार के मौके पैदा होते हैं, जिसके नतीजे में एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती हैं, ग्रोथ बढ़ती है, इससे इंपोर्ट ऑल्टरनेटिव भी पैदा होता है। इसके बरक्स रेमिटेंसेस इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में डायरेक्ट इजाफा नहीं करती। अगर इकोनॉमी सिर्फ कंजम्पशन पर ही चलेगी तो लॉन्ग रन में तरक्की 2 से 3% के दरमियान महदूद रह सकती है, जबकि मजबूत इन्वेस्टमेंट से 5% या इससे ज़्यादा भी तरक्की मुमकिन है। अब हालिया टैक्स पॉलिसियों के साथ सुपर टैक्स और रेगुलेटरी गैर यकीनी सूरत हाल ने इन्वेस्टर्स के एतमाद को खासा मुतासर किया है। इन्वेस्टर्स मुनाफे की वापसी में देर और पॉलिसी तब्दीलियों से मोहतात रहते हैं। अगर हुकूमत एनर्जी कॉस्ट के साथ टैक्स वसूली को भी आसान कर दे और पॉलिसी तसलसल पर भी तवज्जो दी जाए तो यकीनी तौर पर FDI में इजाफा मुमकिन हो सकता है। अब ये मेजर्स किस तरह से लिए जा सकते हैं, FDI को कैसे बढ़ाया, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खाका नजीब साहब साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़जाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। खाका साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये 7 महीने में FDI के फिगर्स बड़े लोअर साइड पर हैं। दूसरी तरफ रेमिटेंसेज में हम इजाफा देख रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर जो दोनों में एक फ़र्क है वो आप भी ज़रा वाज़ेह कीजिएगा और इसको कैसे हम ऊपर लेकर जा सकते हैं FDI के नंबर्स को। अरबाब साहब, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो सामने रखा है और इसको हमें जैसे कहते हैं ना, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। एक तो ये है कि इनको हम अगर सेपरेट करें तो जो वर्कर्स रेमिटेंसेस हैं, इनको एक जो सोच है वो ये है कि ब्रेन ड्रेन, एक्सेसिव कंजम्पशन, इंपोर्ट लीकेज, एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूएशन एंड पॉसिबिलिटी, जिसको हम डच डिजीज कहते हैं। बट कुछ हमें इंपेरिकल एविडेंस ऐसा भी मिलता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ममालिक की, मसलन फिलीपींस में बहुत सी नर्सेस और पैरामेडिक्स तैयार होकर बाहर गए, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा भेजते हैं, इंडिया में भी भेजते हैं। पाकिस्तान में भी अब ये ट्रेंड जो है, जिसमें एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी, एक्सचेंज बफर्स, एक्सटर्नल बोरोइंग पे रिडक्शन, सपोर्टिंग फाइनेंशियल सेक्टर डीपनिंग और एक ओवरऑल जो मैक्रो स्टेबिलिटी है। अगर 42 अरब डॉलर की रेमिटेंस ना आए इस साल और 38 अरब डॉलर के करीब का तिजारती खसारा हो तो बात बनेगी नहीं। इसमें कुछ अगर ये 9.3% अब बढ़ के हो गई है हमारे GDP का, पहले 8.5 या 3 थी पिछले साल मेरा ख्याल है, तो जो इनकम इनइक्वालिटी है जो कि जीनी कोएफिशिएंट ने इस दफ़ा दिखाई है, जो 25 का डेटा आया कि बढ़ी है, वो और बढ़ जाती। अगर हम इसको इस नजरिए से देखें तो ये दोनों साइड्स हैं। ये एक सर्विस है जो पाकिस्तान में बैठ के दे तो बहुत बेहतर है, पर वहां बैठ के दे तो ऑब्वियसली वो एक रेमिटेंस भेज रहा है। ये एक ओवरऑल बात है। जहां तक 25 करोड़ अवाम का ताल्लुक है, उसमें से अगर कुछ लोग बाहर जाकर ये काम कर रहे हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, पर अब ये उस सतह पर आ गई है कि चूंकि पाकिस्तान में नौकरियां नहीं निकल रही हैं तो पाकिस्तान का जो कंसल्टेंट है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो अकाउंटेंट है, यानी कि जो जिसे आप कहेंगे सफ़ेद पोश तालीम याफ्ता नौजवान, जो कि 3 मिलियन एंटर कर रहा है लेबर फोर्स में, और लेबर फोर्स में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट हमारा जो सर्वे है वो 7.1% बताता है, जो हाईएस्ट का सर्वे है। जो लेबर फोर्स का सर्वे है वो तो 22% बताता है। तो अगर 3 मिलियन एंटर कर रहा है और नौकरियां 15 लाख निकल रही हैं, तो वो 15 लाख कहीं ना कहीं तो जाना है, तो 8.5 लाख लोग बाहर जा रहे हैं। ये तो हो गया बिल्कुल क्लियर, मतलब आपके सामने जायजा। अब बात यह है कि इसका मतलब ये है कि आपने अपने मुल्क में किसी तरह एक
इंडस्ट्रियल बेस जो है जो कि सुकड़ती हुई है। याद रखिए कि इंडस्ट्री 16 से 18% थी जीडीपी का, आज से 15-20 साल 30 साल पहले चले जाएं, आज कहीं 8 या 9% ऑफ जीडीपी रह गई है। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कमजोर है, $10 अरब बाहर से एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक मंगाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं कितना, सिर्फ $6-7 अरब। ये भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि बैरूनी जो अदायगियां हैं उन पे प्रेशर डालता है। पाकिस्तान में एफडीआई, पाकिस्तान में पिछले 2 दहाइयों में देख लें 1.5-2 अरब से ऊपर की एफडीआई नहीं लगती। 6-7 माह का डेटा इस साल का टू डेट हमें यह बताता है, जो मालियाती साल चल रहा है, कि एफडीआई हैज फॉलन एंड फॉलन क्वाइट अ बिट। सो व्हाट इज द इशू? एफडीआई ढूंढना, अब ये जो तरीका हम आजमा रहे हैं कि हम प्रोजेक्ट्स दूसरों को दिखाएंगे और उन्हें कहेंगे आप एफडीआई लेकर आएंगे, ऐसे बात शायद दुनिया ने नहीं की। दुनिया ने अपनी एम्बियंस सेट की। पहले तो ये तय किया हमने सारी एफडीआई कहाँ ली है, जो मेनली आई है इंफ्रास्ट्रक्चर या 11,000 मेगावाट सीपेक के अंडर पावर प्लांट्स, या अब रेल और रोड रिंग बनाना है तो उसके लिए, या मोटरवेज बनानी है तो उसके लिए। सो एफडीआई इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑल काइंड। बट जो एफडीआई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में है, आप मुझे एक बता दीजिए कि आपके पास इतना बड़ा टेक्सटाइल का सेक्टर है ना, किसी ने बाहर से आके कहा कि हम इनके साथ शराकत दारी करना चाहते हैं। आपके पास फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है, किसी ने कहा शराकत दारी करना चाहते हैं। सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एफडीआई कैसे लानी है, पहले तो ये सोच करनी है। फिर डोमेस्टिक जॉइंट वेंचर्स, यानी कि एक कंपनी है सैमसंग, जिसका आपने फोन पकड़ा हुआ है। सैमसंग केले वियतनाम से जो उनके सारे वेंडर्स हैं मिला के $72 अरब की उनसे एक्सपोर्ट कर लेती है चीजों की। फिर मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन, यानी कि हमने जो एफडीआई पाकिस्तान में लाए 17% गारंटीड गवर्नमेंट रिटर्न, यानी कि गवर्नमेंट का बॉन्ड। मैं तब भी कहता था 90 की दिहाई में, मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं लिखता था इस चीज पे कि पाकिस्तान का बॉन्ड अगर पाकिस्तान फ्लोट करे तो 8.5% डॉलर पे रिटर्न देगा। आप 17% आईपीपीज को रिटर्न दे रहे हैं, फॉरेन आईपीपीज को, जबकि पाकिस्तान के बॉन्ड की कीमत तो 8.5% मार्कअप की है, आप 17% रिटर्न दे रहे हैं। फिर ये जो सॉवरन गारंटीज खड़ी हुई, इन्होंने आज एक बोझ इस पे डाला। सो अब करना क्या है? करना यह है कि एम्बियंस ठीक करनी है। इस चीज से निकल जाए कि मैं अरबाब से जाके प्रोजेक्ट दिखाता फिरूं। हम एम्बियंस टैक्स स्ट्रक्चर की पूरी ठीक कर दें, कंपेटिटिव बना दें। रेगुलेटरी ओवरहैंग है, 100 से ऊपर रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, कई सतह पर एग्जिस्ट करती हैं, उनको जाके क्लीन अप करना है। तो लोग इसका जवाब देंगे, वो देखे ना जी पीएमआरआई, वो क्या होता है, पाकिस्तान मॉडर्नाइजेशन रेगुलेटरी इनिशिएटिव, फिर एक स्मार्ट रेगुलेशन, ये सब चल रहा है, तो आप तो माने दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। व्हाई अरबाब? द डेप्थ and the breadth of reform, the quality of reform in Pakistan, incrementalism से बात नहीं बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।